काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। रियल गैस जो वास्तव में प्रेजेंट होती है अपनी एयर, रियल गैस है। ऑक्सीजन, क्लोरीन सब रियल गैस मानी जाती हैं। दूसरी होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरत होती है। आइडियल गैस का एक फिनोमेना है, अगर रियल गैस का टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा कर दें, बहुत हाई टेम्परेचर कर दें और प्रेशर बहुत लो कर दें, तो रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस की तरह हो जाता है। वो एक आइडियलिज्म की तरफ चली जाती है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ब्राउनियन मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का शेप और साइज नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर माना जाता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं होता, लगभग ज़ीरो। तो इट्स मीन्स कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि फोर्स ही नहीं होता। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू स्पीड, ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। जबकि अगर रियल गैस की बात करें तो रियल गैस के मॉलिक्यूल के पास साइज भी होता है, रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स भी होता है, रियल गैस के मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जो रियल गैस के मॉलिक्यूल में होते हैं उनके कोलिजन जो होते हैं आपस में वो इनलास्टिक भी पॉसिबल हैं, जबकि आइडियल गैस के जो कोलिजन होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन होते हैं, उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। चाहे भले वो कोलिजन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हो और चाहे वही कोलिजन मॉलिक्यूल और जिस वेसल में गैस भरी हुई है उसके वॉल, दीवार के बीच में हो, उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, एनर्जी लॉस नहीं होती। आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NRT फॉलो करती है, गैस लॉ कहा जाता है इसको। जबकि रियल गैस वॉन-डेर वाल इक्वेशन फॉलो करती है, वॉन-डेर वाल इक्वेशन। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर रियल गैस की बात करें तो सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग होती है, किसी की V1, किसी की V2, किसी की V3 एंड सो ऑन। तो अगर हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, V एवरेज निकालना है, तो V एवरेज होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। अगर n मॉलिक्यूल है तो n मॉलिक्यूल का एवरेज V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू n तक Vn अपॉन n। V RMS फाइंड करना है, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। RMS पढ़ा सीधा जाता है रूट मीन स्क्वायर, बट एप्लीकेशन उल्टा होता। पहले स्क्वायर करिए, फिर मीन निकालिए एवरेज, फिर रूट करिए। तो जैसे वेलोसिटी V1 V2 V3 है, इनका पहले स्क्वायर करेंगे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर अपॉन एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई n, टोटल नंबर किया जाता है n, और फिर इसका रूट लगाते हैं, अंडर रूट। तो V RMS आएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर नहीं है n, और पूरे का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा V RMS, रूट मीन स्क्वायर। फिर से स्क्वायर करा, फिर एवरेज निकाला और फिर अंडर रूट लगा दिया, उल्टा एप्लीकेशन है इसका। उसके बाद एक वेलोसिटी आती है मोस्ट प्रोबेबल एक्चुअल। जैसे आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एक डब्बे में कुछ बॉल है, मैं आपसे कहूँ 10 बॉलें ग्रीन कलर की हैं, 5 बॉलें ब्लू कलर की हैं और 50 बॉलें वाइट कलर की हैं, और आपसे कहा जाए डब्बे में हाथ डालिए, एक बॉल निकाल लीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबल बॉल कौन सी होगी? तो मोस्ट प्रोबेबल बॉल होगी वाइट कलर की, क्योंकि उसका नंबर सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालनी है तो जिन मॉलिक्यूल की संख्या, नंबर सबसे ज़्यादा होता है, उसी की वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल होती है। ये तो बात हुई रियल गैस के बारे में। उसके बाद अगर आइडियल गैस की बात करें तो ये फिक्स वैल्यूज़ हैं। अगर आइडियल गैस में VRMS की बात करें, दैट इज़ अंडर रूट 3 RT बाई m, m
मॉलिक्यूलर वेट होता है। हाँ, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर सिर्फ टी है फॉर्मूले में, गौर करिएगा। तो टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में रखी जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ टी हो तो केल्विन, डेल्टा टी हो तो केल्विन या सेंटीग्रेड कुछ भी चलेगा। दूसरा होता है एवरेज, दैट इज √8 RT अपॉन पाई एम, √8 RT अपॉन पाई एम। और तीसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल, दैट इज √2 RT/m। सबसे ज़्यादा RMS होती है, फिर मोस्ट एवरेज होती है और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल। आप इसको याद भी कर सकते हैं, राम का नाम, राम मतलब RAM, RMS सबसे ज़्यादा, फिर एवरेज, फिर सबसे लास्ट में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये तो बात हुई वेलोसिटीज़ के बारे में। थोड़ा सा कन्वर्जन है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो 1.01 को 1 भी लिख सकते हो, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10⁶ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, CGS यूनिट है डाइन्स, या फिर 760 mm ऑफ Hg। तो आप ये भी कह सकते हो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कुछ लॉज हैं। बायल्स लॉ, बायल्स लॉ ये है कि अगर हम गैस के मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, मास और टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है। आप प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा। तो ये होता है बायल्स लॉ, बायल का नियम। फिर है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग अगर किसी गैस के मास और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात होती है, फिर बता दूं, क्योंकि केल्विन में बात करेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक स्केल है ये केल्विन, इसी में बात होती है। फिर उसके बाद आता है गैलुसाक्स लॉ। गैलुसाक्स लॉ ये कहता है कि अगर मास और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मास और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता। उसके बाद आता है अवागाद्रो लॉ। अवागाद्रो लॉ ये कहता है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या अगर सेम टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल यानी कि मोल सेम होंगे। उसके बाद आता है ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न, दो गैसेस के मिलने का रेट, डिफ्यूज़ होने का रेट, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। दो गैसेस के डिफ्यूज़न का रेट उसके डेंसिटी के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद आता है डाल्टन लॉ। एक डब्बे में अगर मैं कोई गैस भर दूं, मान लीजिए हाइड्रोजन भर दूं, प्रेशर लग रहा है P1, हाइड्रोजन हटा दूं, ऑक्सीजन भर दूं, प्रेशर लगेगा P2, ऑक्सीजन हटा दूं, क्लोरीन भर दूं, प्रेशर लगेगा P3। फिर क्या काम करूं, एक डब्बे में इन तीनों गैसेस को इतने ही अमाउंट में मिला दूं, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो हाइड्रोजन का प्रेशर प्लस ऑक्सीजन का प्रेशर प्लस क्लोरीन का प्रेशर मिला के होगा। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। आइए अब आपसे थोड़ी सी बात करते हैं मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन और इवेपरेशन की। मेल्टिंग स्टेट चेंज प्रोसेस है व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसको फ्यूजन भी कहते हैं कई बार। दिस इज मेल्टिंग, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो स्टेट चेंज प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हम जो भी हीट देते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करने में खर्च होती है और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी प्रोसेस में जब मेल्टिंग स्टार्ट होती है तो मेल्टिंग स्टार्ट होती है तो पूरा सब्सटेंस मेल्ट होता है। आप एक कटोरी में अगर मान लीजिए बर्फ़ रख के रख दीजिए
तो ऐसा नहीं है कि पूरी बर्फ़ मेल्टिंग चलेगी और पूरे सिस्टम का, पूरे कटोरी वाले बर्फ़ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती। पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। प्रत्येक सॉलिड मेल्ट होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे मेल्ट होगा और कितना एक्सटर्नल प्रेशर है। इस बात पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। प्रेशर पे भी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट पर, कितने टेम्परेचर पे जाके चीज़ें मेल्ट होंगी। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिस पर जाके चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ नोन एज मेल्टिंग। मेल्टिंग जो है वो ऐसा सॉलिड है, ऐसी बॉडी है जो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंड करती है। तो उसके लिए अगर प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ऐसी बॉडी हो जो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंड करती हो तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और अगर ऐसी बॉडी हो जो टेम्परेचर बढ़ाने पे कॉन्ट्रैक्ट करती हो, जैसे प्लास्टिक्स, उनकी सिचुएशन में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, अगर ऐसी सब्सटेंस है जो एक्सपेंड करते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। उसके बाद एक टर्म आती है इवेपरेशन। इवेपरेशन, जैसे आप गीला कपड़ा है, सूखने के लिए डाल दो, आप कपड़े धुलते हो, आप सूखने के लिए डाल दो, तो धीरे धीरे करके इसमें से जो लिक्विड है वो सब उड़ जाता है। तो इवेपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है, क्योंकि आपके कपड़े चाहे गर्मी हो तब भी सूखते हैं, चाहे जाड़ा हो तब भी सूखते हैं, विंटर्स में भी सूखते हैं, समर्स में भी सूखते हैं, बारिश में भी सूखते हैं, बस टाइम थोड़ा थोड़ा अलग अलग लगता है। तो किसी भी टेम्परेचर पर इवेपरेशन पॉसिबल है, एट एनी टेम्परेचर। और बहुत कम लिक्विड उड़ता है, बहुत कम लिक्विड गायब होता है, मास चेंज नहीं होता लिक्विड का। जैसे आप घड़े में पानी रखो तो पानी जो है ठंडा हो जाता है, ये इवेपरेशन की वजह से होता है, क्योंकि घड़े के बाहर आता है धीरे धीरे पानी और हवा के साथ इवेपरेट हो जाता है। जब इवेपरेट होता है तो हीट का लॉस होता है, इस वजह से पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन हाँ, घड़े के पानी की मास पर कोई बहुत फ़र्क नहीं आने वाला। अगर 2 लीटर पानी भरा है तो लगभग 2 ही लीटर रहेगा, 0.000 कुछ लीटर अगर गायब हो जाएगा तो इवेपरेशन में, तो आप निगलेक्ट कर सकते हो, यानी कि मास लगभग रिमेन कांस्टेंट रहता। उसी की जगह आप अगर बॉइलिंग की बात करो, इवोल्यूशन की बात करो, तो बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। और डेफिनेशन क्या होती है कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब शुरू होती है बॉइलिंग। जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो बॉइलिंग एक टेम्परेचर पे होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में बेसिक अंतर टेम्परेचर का ही है। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंस द इवेपोरेशन। सर, इवेपोरेशन कपड़ा सुखाने वाली बात सोच लें आप, बस एरिया पे डिपेंड करेगा। ह्यूमिडिटी, बारिश में कपड़े देर में सूखते हैं तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। हवा चल रही होगी तो इवेपोरेशन तेज़ हो जाता है। ये सब जनरल फैक्टर हैं जो आप जनरल बात में समझ सकते हैं कि इवेपोरेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। उसके बाद टर्म आता है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। एक्चुअल में क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद अगर हम प्रेशर को ज़रा सा भी चेंज कर दें तो गैस लिक्विफाई हो जाती है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि जिसके बाद अगर हम प्रेशर को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो गैस कैसी हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जैसे CO2 के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -31, ऑक्सीजन के लिए -118, हाइड्रोजन के लिए -240, हीलियम के लिए -268। ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर और बायस टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है, लेकिन उससे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर के 1-2 फार्मूले आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 8A/27 RB।
वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है A/27B²। ए और बी कॉन्स्टेंट है। और क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 3B, बी कॉन्स्टेंट है। फिर से बोलते रहो, TC 8/27RB, PC A/27B² और VC 3B। बायस टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस एक फार्मूला रिलेशन याद रखिएगा क्रिटिकल टेम्परेचर और बायल टेम्परेचर के बीच में, कि बायस टेम्परेचर इज इक्वल टू 27/8 इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर। बायस टेम्परेचर इज इक्वल टू 27/8 इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर। मीनिंग ऑफ NTP एंड STP। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन माना जाता है। नॉर्मल प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 एटमॉस्फेयर माना जाता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी कह सकते हो। और वॉल्यूम 22.4 लीटर माना जाता है। और STP की बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में आप बात करते हैं तो टेम्परेचर पे प्रेशर वही 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम वही 22.4 लीटर, और सिर्फ टेम्परेचर का चेंज होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करते हैं। सॉरी, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब होता है NTP पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और STP पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, NTP का मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम तो सेम रहता है, लेकिन टेम्परेचर होता है NTP पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल और STP पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये IUPAC की नई रूलिंग है। मीन फ्री पाथ, मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उनके बीच में टक्कर होती है, कोलिजन होता है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गैस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे मीन फ्री पाथ घट जाएगा। अब बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअल में द मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई मॉलिक्यूल कितनी तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है, रोटेशनल एनर्जी भी होती है, और बहुत हाई टेम्परेचर हो तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है। तीनों के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जैसे अब मोनोटॉमिक गैस है, जैसे आइडियल गैस मोनोटॉमिक गैस मानी जाती है, आइडियल गैस मोनोटॉमिक गैस मानी जाती है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो 3 एक्सेस में, X एक्सेस, Y एक्सेस और Z एक्सेस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 कंसीडर होता है। डायटॉमिक गैस में 3 ट्रांसलेशनल एनर्जी हैं, 2 रोटेशनल एक्सेस है, तो 3 + 2 5 होता है। ट्रायटॉमिक गैस में भाई दो तरीके की सिचुएशन होती है, लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर। जैसे लीनियर होता है CO2, लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल में 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल, तो टोटल हो गया 7। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल। और अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3 ट्रांसलेशनल + 3 रोटेशनल, वाइब्रेशन नहीं होता। H2O का मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, इसमें वाइब्रेशन नहीं होता। 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6। और अगर लीनियर है CO2 जैसे, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 7। डिग्री ऑफ फ्रीडम और एनर्जी में रिलेशन होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी ½ kT होती है, उसी तरीके से अगर आप जनरल बात करो तो टोटल एनर्जी जो है वो F/2 kT, F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई kT। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो 3/2 kT हो जाएगी, ½ kT नहीं सर 3/2 kT आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और अगर मान लीजिए डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 5/2 kT आ जाएगी। ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, लीनियर सिस्टम होगा तो 7/2 kT, नॉन लीनियर होगा तो 6/2 kT।
आइडियल गैस मोनोटॉमिक गैस मानी जाती है। तो आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT फॉर्मूला होता है, 3/2 kT।